लोकसभा चुनाव का चौथा चरण और 10 राज्यों की 96 सीटों पर हो रही है वोटिंग। अब से कुछ देर में वोटिंग परसेंटेज के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चौथे चरण में वो मुद्दे कौन से थे जिन मुद्दों पर जनता ने वोट किया है। हिमांशु कुमार हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, विश्वदेव राव हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विश्वदेव जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। चौथे चरण से ठीक पहले केजरीवाल को बेल मिलना और फिर केजरीवाल का जमकर चुनाव प्रचार में उतरना, ऐसा कोई कमाल आपको होता हुआ नजर आता है कम से कम दिल्ली और पंजाब में कि कुछ बड़ा बदलाव यहां पर हो सकता है? हालांकि उसकी वोटिंग अभी बाकी है, लेकिन क्या केजरीवाल के प्रचार से कोई नुकसान बीजेपी को, या जो मुद्दे वो उठा रहे हैं प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट के हो या योगी आदित्यनाथ को लेकर हो, कोई उसका असर होता हुआ आपको नजर आया? विशाल भाई, इसमें दो तरीके से देखना पड़ेगा इस अरविंद केजरीवाल जी के बेल पे आने का और प्रचार पे आने का। पहला तो राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी जो फोकस चल रहा था वो थोड़ा शिफ्ट हुआ है। इससे इससे कांग्रेस थोड़ा सख्ते में आ गई है कि राहुल गांधी पर जो पूरा फोकस आ रहा था अरविंद केजरीवाल पे भी आ गया है। दूसरा, बीजेपी के जो इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में जो अरविंद केजरीवाल जी चर्चा कर रहे हैं उसके विषय में कई 1-1.5 साल से हम लोग देख चुके हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में बात भी कर चुके हैं उस विषय में। आपको एक तस्वीर याद होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ रख के राजभवन लखनऊ में टहल रहे थे, फोटो वायरल हो रही। वो उस समय इसका बहुत प्रचार किया गया था। उसके बाद ये मामले ठंडे बस्ते में चले गए थे। मुझे लगता है इस विषय में बहुत पुरानी बातें हो गई कि अमित शाह साहब और योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी, इन सब के विषय में जो चर्चा चलती थी कि विरोधाभास है का ये वो इस समय चुनाव में ये सब ठंडे बस्ते पे हो गई है। और उसका जवाब बहुत सही तरीके से अमित शाह साहब ने अपनी स्पीच में दिया था। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 75 साल की बात नहीं लिखी हुई है और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। उसके बाद भी उन्होंने एक चीज और जोड़ी जो कुछ लोगों ने मिस कर दी, 29 के बाद भी वो हमारे मुख्य नेता रहे। तो ये बड़ी बातें हैं जिसको। और दूसरी बात, बीजेपी ने जानबूझ के अरविंद केजरीवाल की बातों का जवाब दिया। ये एक रणनीति के तहत बीजेपी का भी जवाब आया कि वो राहुल गांधी जो उनके ऊपर जो मीडिया और जो सब नहीं, मुझे लगता है विश्वदेव जी इस वाली बात में इतना दम नहीं राहुल गांधी वाली बात में, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ, ये तीसरे से चौथे चरण के बीच में ही हुआ, जब अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव है। अब तक तो कांग्रेस पार्टी के लिए वो कहते थे कि राहुल गांधी तो इररेलेवेंट हैं, अप्रासंगिक हैं। फिर अमित शाह कहने लगे, हिमांशु जी, कि ये चुनाव तो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। बीजेपी तो कह रही थी वो तो अप्रासंगिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल विशाल भाई, ये बात तीसरे चुनाव में आई थी। आप समझिए, आप जैसे चर्चा कर रहे हैं, चुनाव वाइज मुद्दे भी बदल रहे हैं, चुनाव वाइज। लेकिन मान तो रही है बीजेपी, अब तो अमित शाह खुद ही मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। अब आप राहुल गांधी को खुद ही उनको प्रधानमंत्री के स्तर पर लेकर आ रहे हैं। अब तक आप ही कह रहे थे कि वो तो अप्रासंगिक है। नहीं, ये बात तो बीजेपी कह रही थी शुरुआत के दौर से। जब अभी चलिए ठीक है, अब मतलब बीजेपी मानती है, जेपी लोहिया साहब, अब बीजेपी मानती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लेवल के ही नेता हैं, तभी तो वो कह रही है कि ये वर्सेस नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। ये तो अमित शाह कह रहे हैं। राकेश कुमार जी, है क्या ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी? अमित शाह ने जो बात कही उसी लेवल पर समझती है क्या बीजेपी, जो अब तक अप्रासंगिक कहती थी? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पूरा चुनाव शुरू हुआ और चौथे चरण का जो वोटिंग है वो पहुंच गई, ये चुनाव महागठबंधन वर्सेस बीजेपी चल रहा है या एनडीए चल रहा था, हम कह सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारी की सारी जो फोकस था, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो बीजेपी की घटक दलों के हो, चाहे वो महागठबंधन के हो, सभी का बीजेपी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी रहे और विपक्षी नेताओं की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी रहे। ये कहीं ना कहीं चुनाव जो था वो लगातार जो निशाने पे रहे वो क्षेत्रीय पार्टियों से ज्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में राहुल गांधी रहे। लेकिन इस चुनाव के अंदर जैसे जैसे चुनाव
आगे बढ़ता गया, एक चरण से दूसरे चरण की वोटिंग होती गई, तो चुनाव मुद्दों से भटक कर कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति पर, कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दों पर, और कहीं ना कहीं शब्दों के जो बर्ताव था, जो नेताओं की शब्दावली थी, उसके अंदर जो हमने देखने को मिला। अब हम कहें कि चुनाव किस ओर जा रहा है, तो आप देखें कि अब खुद जिस तरीके से बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि अब तो राहुल गांधी के सीधे तौर पे चुनावी टक्कर चल रही थी या उनके साथ बात हो रही थी चुनावी मंचों पर, तो मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आया। आप देखेंगे तो नहीं, महागठबंधन तो पहले ही खत्म था। कहां इंडिया गठबंधन की तो वैसे भी कोई चर्चा नहीं कर रहा। विनोद जी हमारे साथ है। विनोद जी, आपको लग रहा है कि अमित शाह की बातें पहले के मुकाबले अलग है और बीजेपी को भी अब स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलनी पड़ रही है, ये बताना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी कीजिए? जी धन्यवाद, आपने इस बहस में मुझे शामिल होने का मौका दिया। ये एकदम बिल्कुल सही बात है कि आज जो मुकाबला मोदी और वर्सेस राहुल गांधी के बीच में, जब मोदी कोई सवाल उठाते हैं तो राहुल गांधी जवाब देते हैं, और जब राहुल गांधी कोई सवाल उठाते हैं तो नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं। इससे पता लगता है कि महागठबंधन का कोई और नेता आमने सामने नहीं है, और हो सकता है ये बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा हो, जिसमें राहुल गांधी को निशाना मतलब सामने करके वो दूसरे जो इनके गठबंधन के बाकी नेता उनको हतोत्साहित कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो जिस तरीके से आक्रामक अभियान राहुल गांधी ने छेड़ा है, और उत्तर प्रदेश में रायबरेली से चुनाव लड़कर उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो 80 का नारा था बीजेपी का, उसको कहीं ना कहीं उस नारे को मतलब एक तरीके से कम करने का प्रयास किया कि 80 की 80 सीटें नहीं आएंगी, क्योंकि दोनों जो महागठबंधन के दोनों बड़े नेता, एक कन्नौज से है, एक वहाँ रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, और आज ही प्रधानमंत्री बनारस में इस समय वो कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोनों का वर्सेज है, राहुल गांधी वर्सेज मोदी के बीच में मुकाबला इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव। चलिए हिमांशु जी, अब तक तो अप्रासंगिक कहते थे राहुल गांधी को, अब तो अमित शाह कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। देखिए, अभी दिन है तो दिन को दिन कहना पड़ेगा, और जब रात होगी तो रात को रात कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सच्चाई को आप बहुत समय तक ढक नहीं सकते। आज श्री राहुल गांधी जी जिस तरह से भारत न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक यात्रा करके इस देश की जनता से सीधा वार्तालाप किया, सीधा कनेक्टिविटी जोड़ा, तो निश्चित तौर पर यह समझ लीजिए कि इस देश की जनता राहुल गांधी जी में विश्वास कर रही है, इंडिया गठबंधन में विश्वास कर रहे हैं। आप भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी का बयान सुने होंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी आज देश के नायक हैं। सतपाल मलिक जी का बयान आपने सुना होगा कि उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहा। अब तो देश की जनता कहने लगी है, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कहने लगे हैं कि राहुल गांधी जी में क्षमता है, राहुल गांधी जी देश को आगे लेकर के जा सकते हैं, राहुल गांधी जी इस देश से बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं, इस देश में जो महंगाई, कमरतोड़ महंगाई है उसको खत्म कर सकते हैं, महिला सुरक्षा की जो बात है उस पर काम कर सकते हैं। ये सारे देश के लोगों का ओपिनियन है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और राहुल गांधी जी आज देख लीजिए जो मुद्दे लेकर के आए, 5 न्याय की बात की, 25 गारंटी की बात की, आज देश में निश्चित रूप से वह स्वीकार्य है। कारण है कि आज हमारा जो न्याय पत्र है वह 3 दिनों में 40 लाख न्याय पत्र डाउनलोड किया गया। ये राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है, और हमारा जो मैनिफेस्टो है, न्याय पत्र है, उसको प्रदर्शित करता है कि कितना वो इफेक्टिव है, कितना युवाओं में स्वीकार्य है, महिलाओं में स्वीकार्य है, इस देश की जनता में स्वीकार्य है। इससे कभी इनकार नहीं। मैं पूछ लेता हूं जेपी लोहिया साहब बीजेपी से। जेपी जी, स्वीकार तो करना पड़ा, राहुल गांधी को खुद ही आप लेकर आए नरेंद्र मोदी के स्तर पर, अब तक तो आप कहते थे प्रासंगिक नहीं है। राजनीति में मुख्य विपक्षी दल कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता कौन है? राहुल गांधी जी हैं। तो निश्चित तौर पर हर विपक्ष का सारा जवाब राहुल गांधी जी देते हैं। तो राहुल गांधी जी के लिए अगर ऐसा बोला गया है तो मुझे लगता है कि कहीं से कोई गलत नहीं है। आज देश में मुख्य विपक्षी दल में राहुल गांधी जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। और देखिए, जिस प्रकार से यार देश में कांग्रेस देश को बांटने का काम करने का काम कर रही है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की बोला जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी कांग्रेस से ऐसा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जहाँ देश की जनता राहुल गांधी जी को भी नकारने का काम कर रही है,
और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी अपनी पारंपरिक सीट पर छोड़ करके भागे, उसके लिए भी राहुल गांधी जी के लिए बोला जाएगा। जहाँ हमें उनकी पारंपरिक सीट हुआ करती थी, वायनाड चले गए, वायनाड से छोड़ करके रायबरेली आ गए, रायबरेली भी हारे गए नहीं। तो निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी जी का जो चुनाव है, मोदी जी के सामने जो चुनाव है, तो राहुल गांधी जी का नाम लिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी को जवाब देते हैं। राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज बनकर मुख्य विपक्षी दल के नाते जवाब देते हैं। तो इसमें कहना कहीं से कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है कि गलत होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। विश्वदेव राव, आज झारखंड की भी कुछ सीटों पर वोटिंग हो रही है और आज ही बाय चांस हेमंत सोरेन की याचिका भी लगी, लेकिन राहत उन्हें मिल नहीं पाई। हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ना, गिरफ्तारी हो जाना, झारखंड में किस तरीके का असर देखते हैं आप? देखिए, झारखंड में विशाल भाई करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर। वह जब से झारखंड राज्य बना है तब से इस मुद्दे पे कई बार वोट पड़ चुके हैं और बीजेपी भी सत्ता में आ चुकी है, ये हेमंत सोरेन भी सत्ता में रह चुके हैं। लेकिन इस बार जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो अरविंद केजरीवाल का माहौल जैसे बना वैसा माहौल झारखंड में नहीं बना, क्योंकि उसके बाद भी कई ऐसी ईडी ने दबिशें करी जहाँ से करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली। कांग्रेस के भी एक नेता थे, उनके यहाँ से भी करोड़ों की संपत्ति मिली, हम लोगों ने अलमारियां भरी देखी। तो करप्शन के मुद्दे पे ही झारखंड में इस बार वोट चल रहा है और बीजेपी के लिए ये जो उसका जो मूवमेंट है करप्शन के खिलाफ, उसको देखते मतलब आप कोई नेगेटिव असर नहीं झारखंड में देखते हैं? करप्शन ही बड़ा मुद्दा। राकेश कुमार, कोई सिंपैथी वोट मिलेगा क्या हेमंत सोरेन को कि मुख्यमंत्री रहते मुझे गिरफ्तार कर लिया साहब? देखिए, इस तरीके का कोई सिंपैथी वोट है क्या हेमंत सोरेन के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि कोई भी मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कहीं ना कहीं कैडर वोट होता है और कहीं ना कहीं जो जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं सहानुभूति का वोट भी मिलता है। अगर इसी के विपरीत आप दिल्ली की बात करें तो जिस तरीके से केजरीवाल जब तक कस्टडी में रहे, जब तक आप देखिए कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट बहुत बड़े लेवल पे आम आदमी पार्टी को जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन उनके रिलीज होने के बाद कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से अपने चुनाव प्रचार को शुरू किया है तो जो सिंपैथी वोट है वो कहीं ना कहीं अब उधर नहीं जाएगा। अब चुनाव में एक भूमिका बन गई है, आमने सामने लोग प्रचार करते हैं और प्रचार के अनुसार ही उन्हें वोट मिलेंगे। इसी तरीके से हेमंत सोरेन और अगर हम केजरीवाल जी की बात करें तो इन दोनों नेताओं में एक बेसिक फर्क ये था कि एक की सरकार केवल दिल्ली में थी और दिल्ली कैपिटल है जहां पर मीडिया का फोकस हो या और पॉलिटिकल पार्टी का फोकस हो वहां पर ज्यादा होता है। और अगर इसी की तुलना में हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के अंदर वो एक्टिवनेस पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं या जो कार्यकर्ता होते हैं उसके कंपैरेटिव दिल्ली के अगर तुलना की जाए यानी आप बोल रहे हैं सिंपैथी वोट तो पड़ने के चांसेस पूरे हैं। विनोद शर्मा, बिल्कुल हेमंत सोरेन, भाई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि केजरीवाल साहब को राहत क्यों मिल गई? मुख्यमंत्री रहते वो भी जेल गए, हेमंत सोरेन भी गए, हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिलती, केजरीवाल साहब को राहत मिल जाती है। कोई सिंपैथी वोट पड़ने का चांस है क्या झारखंड में? करप्शन कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, हेमंत सोरेन की खुद भाभी ने, देश का सबसे हेमंत बड़ा सोरेन की मुद्दा, भाभी ने ही खुद इसको आगे बढ़ाया था। उन्होंने भी इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन की खिलाफत की थी और बीजेपी ने उनको सामने फ्रंट पर खड़ा किया है। तो केजरीवाल वाले मामले में, हेमंत सोरेन वाले मामले में ये बेसिक फर्क है। और वहां पर जो, क्योंकि उनके पिताजी का, उनका सबका इतिहास इस तरीके से रहा है, वो पहले भी इस तरह के मामलों में आ चुके हैं, तो वो जो केजरीवाल की स्थिति दूसरी है, यहाँ दूसरी है हेमंत सोरेन की। लेकिन सिंपैथी वोट तो क्योंकि लंबा समय से वो परिवार सत्ता में है झारखंड में, तो सिंपैथी वोट तो उनको मिलना है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हिमांशु जी, इंडिया गठबंधन में ये है शामिल, करप्शन के आरोपों में जेल गए, राहत नहीं मिली। देखिए, ऐसा है विशाल जी कि आपने देखा होगा कि किस तरह से ये सरकार विपक्षी नेताओं को एक एक करके जेल में भेजने का, ईडी का दुरुपयोग करके जेल भेजने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आया था अंतरिम जमानत जो केजरीवाल जी को मिला था, उसमें जो जो बातें कही गई उससे स्पष्ट है कि ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। अब 2 साल में 19, 20 और 20-21 में 1271 मामले दर्ज किए जाते हैं पीएमएलए एक्ट में और मात्र 26 मामले में दोषी करार दिया जाता है।
तो और 95% जो मामले हैं उसमें 95% सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर दर्ज किया जाता है। तो ये साबित करने के लिए काफी है कि मनगढ़ंत और फर्जी प्लांटेड मुकदमा जो है वह विपक्षी के नेताओं के ऊपर किया जाता है। तो हमें विश्वास है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिला, चुनाव प्रचार करने का मौका मिला, हमें विश्वास है कि जल्द ही हेमंत सोरेन जी को भी जमानत मिलेगी और निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा। दूसरी बात, हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के अभी कह रहे थे कि रायबरेली सीट पर अब राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, वायनाड थे, वायनाड से आगे। इनको पता होना चाहिए रायबरेली से, जब रायबरेली उस संसदीय क्षेत्र में आता था परिसीमन से पहले, जिससे फिरोज गांधी जी चुनाव जीत कर आते थे, उसके बाद रायबरेली से लगातार श्रीमती इंदिरा गांधी जी और फिर श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव जीतती रही है। तो हमारा ये कर्तव्य है, दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस क्षेत्र के लोगों का जो सेवा करते आए हैं वो सेवा करते रहे। और कांग्रेस के नेता, गांधी नेहरू परिवार के जो नेता हैं, एक एक करके आप देखिए, श्रीमती गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, श्रीमती सोनिया गांधी हो या स्वयं राहुल गांधी जी हो, उत्तर से लेकर के दक्षिण के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला तक चुनाव जीतते रहे। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि बहुत ही लोकप्रिय हैं, वो विंध्याचल से नीचे उतरने का हिम्मत नहीं करते हैं। इतने ही लोकप्रिय हैं तो दक्षिण भारत के से कहीं जाकर के चुनाव लड़ ले, ये क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते? तीसरी बात, देश को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस, ये आरोप है हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के मित्र। इनको पता होना चाहिए कि 1941-42 में जो भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेवार है इंडियन मुस्लिम लीग, उनके नेता थे AK फजलुल हक, और उनके साथ ये समझौता करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, ज्यादा पीछे चले जाएंगे हम। जेपी लोहिया साहब, मैं करप्शन के मुद्दे पर था। केजरीवाल को बेल हेमंत सोरेन को लेकर नहीं मिली है। कोशिश ये की जा रही है दिखाने की कि विपक्ष के नेताओं को आप परेशान कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे डरते हैं। देश के अंदर कोई पार्टी का नेता भ्रष्टाचार करे और उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई ना हो, मुझे लगता है कि कितना हास्यास्पद जो बैठकर 3 पर लोग बात करते हैं, अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक बात है। जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा, जिसके ऊपर आरोप लगेंगे, तो निश्चित तौर पर एजेंसी अपना काम करेंगी और ये काम हो रहा है। आपने कहा केजरीवाल जी को केवल जमानत अभी 1 तारीख तक जमानत मिली है, 2 तारीख को जाकर फिर पेश होना है, आरोप मुक्त तो हुए नहीं है। तो देश की राजनीति में जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा, देश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटेगा, निश्चित तौर पर एजेंसी अपना काम। चलिए, मैं अगले मुद्दे पर मैं जा रहा हूं। राकेश जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है हिमांशु जी, ठीक है। मैं अगले पॉइंट पर जा रहा हूं। और कल एक तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी और लोग देखकर काफी हैरान थे, जब रोड शो हो रहा था प्रधानमंत्री के साथ, नीतीश कुमार की मौजूदगी और वहां से आने वाली तस्वीरें। राकेश जी, ऐसा लोगों ने कहा कि बिहार में इस तस्वीरों का बहुत असर पड़ेगा क्योंकि नीतीश कुमार बड़े बेमन से वहां पर खड़े हुए हैं। बीजेपी का चुनाव चिन्ह हाथ में लेकर खड़े हैं, अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी वो पकड़ नहीं सकते। उनकी हालत इतनी खराब हो गई है, उनका चेहरा देखकर लगा जैसे जबरदस्ती उन्हें किसी ने खड़ा कर दिया है प्रधानमंत्री के साथ। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि वो शायद यही डिजर्व करते हैं क्योंकि वो बार बार पलटते हैं, उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बिहार में क्या नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव इस बार निर्णायक चुनाव है? क्योंकि इतनी बार वो अब पलट चुके हैं, क्या लोगों का विश्वास जो है वो उनसे उड़ चुका है? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी का सीएम पद पर रहते हुए ये आखिरी चुनाव है, क्योंकि अब जब चुनाव होगा तो ना तो ये सीएम पद का चेहरा होंगे और हो सकता है कि ये किसी दल के साथ मिलकर भी चुनाव ना लड़े। और जहां तक बात है चुनाव में फायदे की, तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी मिले तो इससे बीजेपी को फायदा नहीं है, खुद नीतीश कुमार जी अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ मिले, क्योंकि नीतीश कुमार जी को खुद पता था कि अगर इस लोकसभा में उनकी पार्टियों की सीटें नहीं आई तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी ही खत्म ना हो जाए। तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक जीवन को बचाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन पकड़ा, क्योंकि बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग फुटेज में थी, एक बहुत अच्छे मजबूती से चुनाव लड़ रही थी। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद मैं बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर अपनी पार्टी की और अपनी नैया पार लगा दूंगा। और जैसा कि रैली के अंदर भी आपने देखा कि उनकी मजबूरी है कि वो अब कुछ कर नहीं सकते और कोई उनको
उनको अपनाएगा भी नहीं शायद। और ये मेरा जितना मेरा व्यक्तिगत अपनी जो सोच है और मानना है कि अब की बार उनका सीएम पद पे रहते हुए ये आखिरी चुनाव है। अब जब भी बिहार में चुनाव होगा तो ना तो वो सीएम पद का चेहरा होंगे और ना ही उनकी जोड़ तोड़ की गणित और पार्टी बढ़ने की रणनीति से वो दोबारा बिहार में कभी मुख्यमंत्री बनेंगे। विष्णुदेव राव, नीतीश कुमार की तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ लोगों ने कहा बेमन से कमल का निशान पकड़कर खड़े हुए हैं और बिहार में वोटिंग भी हो रही है। ये मुद्दा विशाल भाई तब उठा जब तेजस्वी यादव ने ये फोटो ट्वीट करी अपनी। ये नीतीश जी और अपनी सहमति से गए थे, नरेंद्र मोदी जी को बड़ा नेता मानते हैं, उन्होंने पार्टी का गठबंधन किया और लोकसभा चुनाव में लड़ना शुरू किया। आप इंडिया गठबंधन की जब बात करते हैं तब से देख लीजिए तो नीतीश कुमार को लाने के लिए अपनी तरफ बीजेपी ने सारे तोड़ कर लिए थे, सारे जोड़ तोड़ किए थे। अंततः जैसा राकेश भाई ने एक बात कही कि हो सकता है नीतीश जी की समझ में आ गया हो, ये बिना किसी के समर्थन के अब बिहार में उनकी राजनीति हाशिए पे जाने वाली है, इसलिए वो बीजेपी के समर्थन से ही चल रहे हैं और बीजेपी में रह के वो नरेंद्र। विनोद शर्मा, पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये नीतीश कुमार के लिए निर्णायक चुनाव है और कहीं उनके चक्कर में जो बीजेपी सपना देख रही है वो टूट तो नहीं जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार से पब्लिक इतनी खुश नहीं, वो नजर आ रहा है, वो रोड शो में भी नजर आ रहा था कि वो ज्यादा सहज नहीं है। वो इंडिया गठबंधन में पीएम के कैंडिडेट थे और रोड शो में प्रधानमंत्री के बगल में कमल का चुनाव चिन्ह पकड़कर खड़े हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की, जब उसको लगा कि वो उनका लीडर बनना चाहते हैं तो इसी बीच ममता बनर्जी ने दांव चला कि उनको लीडर, इनको राहुल गांधी को बना दीजिए। उस पर वो बिदक गए। उसके बाद जब वो खड़गे का नाम लिया तब उसके बाद तो फिर उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा था कि वो इंडिया गठबंधन में कैसे रहते। तब तो वापिस इधर जुड़े। लेकिन मुझे लगता है कि ये बीजेपी एक प्रयोग कर रही है नीतीश कुमार के साथ। इन लोकसभा चुनाव में अगर अच्छा रिजल्ट मिला तो नीतीश कुमार को हो सकता है वो केंद्र में अपने साथ रखें। नहीं, आपको लग रहा है अच्छा रिजल्ट मिलेगा? जो स्थितियां हैं, आपको लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है? नहीं, बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। बिहार में तेजस्वी हावी हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार मेरा ये कहना इसलिए है क्योंकि 40 में से 39 सीटें आप ऑलरेडी ला चुके थे पिछली बार, और बढ़ाने के लिए वहां बचा क्या है? और आरजेडी जो पिछली बार 0 पर थी वो इस बार 0 पर तो नहीं रहेगी, ये तो कोई भी राजनीतिक विश्लेषक बता देगा। तो कहीं ना कहीं कुछ भी जो बढ़ेगा वो घाटा बीजेपी के लिए होगा। हिमांशु जी, देखिए, मैं चौंकाने वाली बात आपको कह रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुन। जो वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है, वो पार्टी आप देखे होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले विधानसभा चुनाव में कहा मुकेश सहनी जी कहे कि हमारे पीठ में खंजर भोंका गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागे थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। उस समय में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के खिलाफ चिराग पासवान जी उम्मीदवार खड़ा करके उनके वोट को डिस्टर्ब करने का काम किया और उससे जो दुर्गति हुई वो आप देख रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड कितने सीटों पर सिमट। आज कमोबेश वही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी वीआईपी को महागठबंधन में भेज करके अपने उम्मीदवार को उसके माध्यम से खड़ा करवा रही। आज 3 सीट जो वीआईपी को मिला उसमें से 2 सीट झंझारपुर और गोपालगंज, जो आरएसएस के कोर प्रचारक हैं, जो बड़े प्रचारक है सुमन महासेठ, उनको खड़ा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा, भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता था वो एनडीए के साथ नहीं था, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं था, वो सारे लोग आज इसके वीआईपी के साथ खड़ा दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को कमजोर करना चाहती है। वह चाहती है कि नीतीश कुमार जी कमजोर हो जाए और सीधा भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता यहाँ देखना चाहती है कि किसी तरह से बिहार में हमारी सत्ता हो, हमारा मुख्यमंत्री हो, इसके लिए वो कार्य कर रही है। और इस तरह से जलील करने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जलील करने का काम कर रहे हैं जेपी लोहिया जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा कहना कैसे भी उचित नहीं होगा देश की राजनीति में। और जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक साथ रोड शो में एक साथ खड़े हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन पूर्ण रूप से एक इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ रहा है। और जैसा कि अभी आपने कहा, पिछली बार हम लोग 39 सीटें बिहार में जीते थे। निश्चित तौर पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, इस बार हम 40 से 40 सीटें बिहार के अंदर जीतेंगे। चलिए, बिहार की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। रखिए अपनी बात रखिए जेपी लोहिया जी जी।
बिहार की जनता का आशीर्वाद आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार बहुत सम्मान देती है। तो पिछली बार 39 सीटें थी, इस बार 40 जो बच रही है, एक सीट बची थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी एमपी के झोली में आएगी। हिमांशु जी देखिए, चलिए ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, समय मेरे पास इतना ही है, मुझे छोटा सा एक ब्रेक लेना है। चौथे चरण की वोटिंग जारी है, वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े क्या आते हैं ये आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।